हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में मैं प्रीवियस ईयर न्यूक्लियर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नीट में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियाई से। पहले कुछ मैंने चैप्टर्स आपके सामने रखे हैं, आई होप कि आप उनको यूज़ कर रहे हैं, उन लेक्चर्स को देख रहे होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एक्स अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिके इन द सीक्वेंस एक्स से बी, बी से सी बना, सी से डी बनता है, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स। द पॉसिबल डिके पार्टिकल्स इन द सीक्वेंस आर। चलिए, इस क्वेश्चन को देखो, हमने क्या देखना है इसमें, हमें दो तीन तरह का डिसइंटीग्रेशन पैटर्न पता होना चाहिए। पहला है अल्फा डिके का। अल्फा डिके में क्या होता है कि अगर हमारे पास, जैसे ये एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें से अगर अल्फ़ा डिके होके वाई बनता है तो क्या हो जाएगा, Z-2 लिखा जाएगा और यहाँ पर A-4 लिखा जाता है, और हीलियम इस तरह से। ये पैटर्न अल्फ़ा डिके हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बीटा पॉजिटिव पता होना चाहिए कि बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होगा, ZA है तो इसमें Y क्या होगा, Z+1 हो जाएगा और ये A रहेगा। ठीक, 1 मिनट, बीटा पॉजिटिव लिखना है तो ऐसे बीटा 0+1 होता है ना, तो यहाँ पर हम बीटा पॉजिटिव लिखेंगे, +1 0 और एनर्जी रिलीज होगी यहाँ इस तरह से। बीटा नेगेटिव की बात करते हैं, बीटा नेगेटिव डिके में क्या होगा, अगेन एक्स जेड ए है, बीटा नेगेटिव है तो बीटा नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ तो -1 0 आ गया, तो फिर y की जगह क्या होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए Z+1 होना चाहिए, यहाँ a होना चाहिए और यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो आ गया। ठीक, ये तीन इक्वेशंस अगर हमें पता हैं तो अब हम देख सकते हैं कि x से अगर हम ये इक्वेशन देखते हैं तो z से Z-1 हो रहा है, तो यहाँ से z से Z-1 हो रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट x से b चला है वहाँ पर बीटा पॉजिटिव डिके हुआ है यहाँ पर। फिर यहाँ से Z-1 है, ये Z-3 है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आया, तो 2 का डिफरेंस किसके कारण आता है, अल्फ़ा डिके का कारण। फिर यहाँ पर -3 है और ये -2 है, इसका मतलब यहाँ पर +1 हुआ है। +1 किसके कारण होता है, बीटा नेगेटिव डिके के कारण। तो क्या पैटर्न रहता है, तो पैटर्न ये रहा कि पहले तो हुआ बीटा पॉजिटिव, फिर हुआ अल्फ़ा डिके और लास्ट में होता है बीटा डिके। ये पैटर्न बैठेगा ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है द हाफ लाइफ, ठीक, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज, तो चलो T½ हम लिख लेते हैं। T½ हमारे पास क्या है, 100 आवर्स है। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर, सो T की वैल्यू कितनी आ गई, आफ्टर 150 आवर्स वुड बी। एक्टिविटी की बात की जा रही है, तो पहला फॉर्मूला जो इस एक्टिविटी वाला वो ये होगा, A = A0 2 T/T²। ठीक, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये हो गया फॉर्मूला। इसमें अगर मैं देखो फ्रैक्शन हमें देखना है तो A/A0 किसके बराबर हो जाएगा, 2 चलो ऐसे ही रख लेते हैं, 1/2 T की वैल्यू है 150 और ये है 100। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ ये आएगा 2^3/2। ठीक, तो A/A0 = ये हो गया √2 टाइम्स। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/√2 × 1/√2 × 1/√2। सो A/A0 इक्वल्स टू ये होगा 2√2, इस तरह से ये आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट हैपन टू द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट एमिट्स गामा रेडिएशंस। जब ये गामा रेडिएशंस एमिट करता है, गामा जो है एनर्जी है, तो किसी में भी चेंज नहीं होता है। सो
मास नंबर डिक्रीजेज, नो, मास रिमेन अनचेंज्ड, बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होगी तो किसी में चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल अंडरगोइंग अल्फा डिके इज दिस वन। ठीक, ये हमारे पास हाफ लाइफ है। तो इस हाफ लाइफ से, ये हाफ लाइफ हो गया, और यहाँ से क्या कहता है, इफ़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज दिस। ठीक है, ये एन का वैल्यू हो गया, ये टी हाफ हो गया, एन का वैल्यू हो गया। द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल इज नियरली, तो हमें एक्टिविटी का पता करना है कि एक्टिविटी सैंपल की क्या होगी। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या पता है बातें। टी हाफ पता है, दैट इज़ 1.4 इंटू 10⁻17 सेकेंड्स, एक ये वैल्यू पता होगी। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमें एन का वैल्यू पता है, 2 इंटू 10⁻21 पता है। एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है। अब एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ सैंपल इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एन। ठीक, और एक्टिविटी लैम्डा का क्या फॉर्मूला होता है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया ना एक्टिविटी का, और दूसरा फॉर्मूला हो गया लैम्डा का, लैम्डा डिके कांस्टेंट विच इज़ 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, ये हो गया दूसरा फार्मूला। ये दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। सो एक्टिविटी जो होगी, एक्टिविटी किसके बराबर आ जाएगी फिर, लैम्डा की जगह 0.693 लिखेंगे, टी हाफ आपको गिवन है 1.4 इंटू 10⁻17 लिख देंगे ऐसे, और एन की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻21। ये इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.99 इंटू 10⁻4, है ना। तो इसको बड़े मज़े से हम 1 लिख सकते हैं इंटू 10⁻4, और आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है द रेट ऑफ रेडिएशन, द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट एन इंस्टेंट फॉर ए रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ आपको दे रखी है इतनी, है ना, हाफ लाइफ आपको पता लग गया, इज, और रेट दे रखा है, रेट कितना है, इतना रेट है 10⁻10। हाफ लाइफ कितनी है, ये हाफ लाइफ है और ये रेट है। द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स इन दैट सैंपल एट दैट इंस्टेंट इज। देखो इस क्वेश्चन को हमें जो पहले वैल्यूज़ गिवन है उनको लिखते हैं, फिर देखते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है। सो टी हाफ हमें पता है, टी हाफ हो गया 2.2 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स, और दूसरी बात क्या पता है हमें, रेट पता है। ठीक, अब यार जो रेट है उसको कैसे लिखेंगे, है ना। रेट क्या लिखा जाता है, डी एन अपॉन डी टी, ये हो गया रेट, और इसको लिखा जाता है लैम्डा टाइम्स ऑफ एन, और इसी को लिखा, लैम्डा एन को क्या लिखा जाता है, ये आर लिख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से इस रिजल्ट से आप देख सकते हैं कि एन की वैल्यू क्या होगी, आर डिवाइडेड बाय लैम्डा। आपको रेट तो गिवन है, रेट की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो रेट की वैल्यू है वो है 10⁻10, और लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, ये होती है लैम्डा की वैल्यू। सो एन क्या हो जाएगा 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय टी हाफ, जो कि कितना है 2.2 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 0.693 ऐसे। तो एन का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 3.17 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये देखो ये आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आ गया करेक्ट। 6 देखते हैं। कहता था अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फ़ा पार्टिकल किसका बना होता है, देखना पड़ेगा। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब हीलियम का न्यूक्लियस किसका बनता है, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। सो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली, डी ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फॉर ए रेडियो एक्टिव मटीरियल हाफ लाइफ इज़ 10 मिनट। चलिए लिख लेते हैं, टी हाफ है मेरे पास
10 मिनट है। कहता है इफ इनिशियली देयर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई द टाइम टेकन इन मिनट्स फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई इज, कि उसमें से 450 डिसइंटीग्रेट हो गए हैं तो कितना टाइम लगा होगा। अब देखिए एन नॉट तो हो गया हमारे पास 600, और कितने न्यूक्लियाई अभी हैं जो अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, तो नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई वो कितने हैं, 600 माइनस 450, ये हो गया 150 हो गए जो अभी अनडिकेड है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अब फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला था है n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 पावर n, जहाँ पर n क्या लिखा जाता है, n लिखा जाता है t डिवाइडेड बाई t हाफ, ऐसे। तो ये वाला फॉर्मूला जब मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, n तो हो गया 150, n नॉट कितना है 600, और 1/2 की पावर n लिखी जाएगी। तो 150 डिवाइडेड बाई 600 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 15 4, सो ये आ गया 1/4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। सो इट मीन्स 1/2 की पावर 2 करेंगे तो 1/2 की पावर n आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 2 हो गया। चलिए इतना तो पता लग गया कि 2 हाफ लाइफ की यूज़ होगा। एक हाफ लाइफ कितना था, एक हाफ लाइफ था 10 मिनट, देयरफॉर टोटल टाइम जो लगा है ना, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करता हूँ, अब ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इनकी वैल्यू एंड टी हाफ इक्वल्स टू टोटल टाइम, सो 2 × 10 मिनट equals to t, so it comes out to be 20 minute equals to t. This is our answer, 20 minute. Okay, so this is our answer, 20 minute. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द रेडियो एक्टिव मटीरियल A हैज़ डिके कांस्टेंट 8 लैम्डा एंड मटीरियल B हैज़ डिके कांस्टेंट लैम्डा। इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, आफ्टर what टाइम द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ B टू दैट ऑफ A विल बी 1/E। ठीक है, तो इसका देखो, इसका सोल्यूशन कैसा होगा, नंबर ऑफ इनिशियली नंबर ऑफ जो हमारे पास न्यूक्लियाई हैं वो सेम है, एन नॉट की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, तो उनको हम सेम रखते हैं एन नॉट की वैल्यूज़ को। तो मान लेते हैं कि इनिशियल क्या है, एन नॉट है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए एंड बी, तो कैसे लिखा जाएगा, फॉर ए के लिए अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा एन ए इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर -8 लैम्डा टी, ऐसे लिखा जाएगा। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ बी के लिए, फॉर बी, तो बी के लिए क्या लिखा जाएगा, एन बी इक्वल्स टू एन नॉट ई की लैम्डा टी, ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक, और क्वेश्चन में गिवन है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द मटीरियल एन बी टू दैट ऑफ एन ए, सो एन बी डिवाइडेड बाई एन ए, ये हो जाएगा एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई एन नॉट ई रेज़ टू पावर -8 लैम्डा टी। ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, ये आएगा ई रेज़ टू पावर 7 लैम्डा टी, ऐसा आएगा ई रेज़ टू पावर 7 लैम्डा टी। ठीक, अब आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है एन बी अपॉन एन ए 7 लैम्डा टी। ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा, ई की पावर -1 इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 7 लैम्डा टी। तो यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू इसका मतलब -1 के इक्वल हो गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि 7 लैम्डा टी इक्वल्स टू -1, ऐसा लिखा गया।
तो टी की वैल्यू कितनी होगी, इट इज गिवन दैट the ratio of the number of nuclei of the material B to that of A will be B to that of A. यहाँ पर दिक्कत आई है नेगेटिव की, T इज इक्वल टू 7 लैम्डा। 7 की वैल्यू आई मेरे पास और लैम्डा की वैल्यू आई। सो इसका मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत है, क्योंकि 1/e का मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी। ये देखो 1/e का मतलब होता है कि NB डिवाइडेड बाई NA जो होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। बट जो कंडीशन दी गई हैं डिके कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि NB जो है वो ग्रेटर देन होगा NA। तो NB जब ग्रेटर देन A होगा तो लेस देन 1 की कंडीशन कब अचीव होगी, जब NA डिवाइडेड बाई NB लिखा जाएगा। जब ऐसा लिखा जाएगा या NB हमने क्या लिखा था, रेडियो A हैज़ ए डिके कांस्टेंट ऑफ 8 लैम्डा एंड B का डिके कांस्टेंट हो गया लैम्डा। सो हमारे पास जो आना चाहिए ना वो ये आना चाहिए कि NA अपॉन NB इक्वल्स टू 1/, ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक, कि उसने लिख तो दिया है NB अपॉन NA, बट वो सही नहीं होगा, NA अपॉन NB होगा 1/e के बराबर। सो तब ये पॉजिटिव में आएगा। सो T का वैल्यू जो आएगा 1/7 लैम्डा आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट्स है। द टाइम टेकन इन मिनट्स टेकन बिटवीन 40% डिके एंड 85% डिके ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज, कि 40% डिके और 85% डिके के बीच कितना टाइम लगा। अब देखो पहले तो था N0, इसमें N1 बना है ना, जिसमें 40% डिके हो गया और कितना टाइम हो गया T1। फिर अगर मैं कहता हूँ कि बाद में 85% जब डिके हुआ होगा तो तब ये N2 था, तो कितना टाइम लगा T2। इसका मतलब T2 जो है वो ग्रेटर देन है T1। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, T2 माइनस T1, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो N1 क्या होगा, N1 कितना परसेंट है, 40% डिके हो गया है, तो कितना बचा है, इसका मतलब N1 क्या होगा 0.6 टाइम्स ऑफ N0 होगा, और N2 क्या होगा 0.15 टाइम्स ऑफ N0 होगा। इस तरह से अब हमारे पास N1 और N2 को क्या लिखा जाएगा, N1 को लिखा जाएगा N1 इज इक्वल टू N0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा T1, और N2 को क्या लिखा जाएगा N0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा T2, है ना, ये दोनों बातें लिखी जाएंगी। तो N2 अपॉन N1 कितना हो जाएगा, N2 अपॉन N1, तो N0 से N0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो N2 की जगह लिखा जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा T2 और e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा T1, ऐसा लिखा जाएगा। ओके, जब ये ऊपर जाएगा तो T1 वाली टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, इसका मतलब e रेज़ टू पावर, या तो आप इधर ही रखो कि माइनस लैम्डा को कॉमन ले लो, T2 माइनस T1 ऐसे लिख दो, ठीक। अब N2 की वैल्यू कितनी है, ये है, और N1 की वैल्यू है ये, इनको पुट करते हैं। N2 है 0.15 N0 और ये है 0.60 N0 इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा T2 माइनस T1। N0 से N0 कैंसिल हो गए, तो ये 1/4 आ जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/4 इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा T2 माइनस T1।
चलिए अब देखते हैं आप क्या लिखा जा सकता है। 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, e⁻−λ t2 माइनस t1 ऐसा हो गया। अब लॉग अप्लाई करो दोनों तरफ। लॉग अप्लाई जब मैं करूँगा तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 1/2, ठीक। या फिर हम इतना ही लिख लेते हैं, अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई नेचुरल लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, जब मैं दूसरी तरफ लॉग अप्लाई करूँगा तो लॉग और ई वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आएगा -λ t2 माइनस t1 ऐसा आ जाएगा। ओके, अब मेरे पास यहाँ जो सिचुएशन बैठती है ये तो हो जाएगा 2, और अगर मैं यहाँ पर log 1/2 रह गया, log 1/2 माइनस लैम्डा t2 माइनस t1। log 1/2 जो है ना ये वाली टर्म, इसको अगर मैं log 2 लिखता हूँ तो नेगेटिव साइन के साथ होगा। वो कैसे होगा, नेगेटिव ऑफ 2 log 2 ऐसे लिखा जाएगा, इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t2 माइनस t1। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गए, 2 log 2। अब लैम्डा जो होता है वो log 2 की टर्म में कैसे लिखा जाता है, नेचुरल log 2 डिवाइडेड बाय t½ इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ये log 2 कैंसिल हो गए, तो 2 × t½ इज इक्वल टू t2 माइनस t1। और यही कैलकुलेट करना था हमें, t2 माइनस t1 वो किसके बराबर आ गया, 2 × हाफ लाइफ। सो 2 × हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कितनी है इस क्वेश्चन में, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। 60 मिनट जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। 60 मिनट्स, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ रेडियस ऑफ द aluminium nuclei is taken to be RAL, then the radius of 12553 nucleus is nearly। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कैलकुलेट करना है रेडियस। अब रेडियस का फॉर्मूला बड़ा ही फंडामेंटल, बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला होता है इस चैप्टर का, R = R0 a⁻1/3। अब यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि जो R है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3, ये हो गया है ना। तो इस चीज़ को हमें एल्युमिनियम के लिए लिखता हूँ अगर मैं, तो RAL डिवाइडेड बाय RTE इक्वल्स टू, ए की वैल्यू एल्युमिनियम के लिए तो 27 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 125, पावर है 1/3। अब देखो इस चीज़ को R एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय RTE ये कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और इनका हो जाएगा क्यूब और डिवाइडेड बाय 1/3 ऐसे लिखे जाएंगे। अब क्या होगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा कि RAL डिवाइडेड बाय RTE इक्वल्स टू 3/5, ठीक। अब AL की वैल्यू कितनी है, रेडियस वो आपको वही वैल्यू दी गई है, इसका मतलब क्या होगा 5/3 RAL इक्वल्स टू RTE, ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है, द रेडियो आइसोटोप X विद हाफ लाइफ दिस मच डिके टू Y, ठीक है, X से Y में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज स्टेबल, X अनस्टेबल है, Y स्टेबल है। A sample of the rock from a cave was found to contain X and Y in the ratio 1:7. The age of the rock is। देखो ऐसे आपको ना 3-4 सवाल मिलेंगे पूछे हुए इसी पैटर्न पे। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है n/n0 इक्वल्स टू 1/2 पावर n, वेयर n इक्वल्स टू T/n
टी हाफ, राइट। तो n अपॉन एन नॉट, n क्या होता है यहाँ पर अनडिकेड, और एन नॉट क्या होता है इनिशियली जो हमारे पास मटेरियल था, और कुछ टाइम के बाद जो अनडिकेड सैंपल है वो कितना है, n है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x क्या है, या x और y मिले, ठीक है, एक सैंपल में से x और y दोनों प्रेजेंट थे, और किस रेशो में थे, इस रेशो में, मतलब x का 1 पार्ट था और y का 7 पार्ट था। मतलब टोटल कितना रॉक हो गया ना, x प्लस वाई कितना हो गया, फिर 8 टाइम्स हो गया ना वो। चलिए, तो अनडिकेड टी टाइम पे अनडिकेड कितना था, x था, क्योंकि x ही तो डिके हो रहा है, तो y बनता जा रहा है। तो अनडिकेड टी टाइम पे कितना था, x था, जिसने अभी डिके होना बाकी है, ठीक। तो हम कहेंगे एन नॉट क्या हो गया, फिर सॉरी एन क्या हो गया, x हो गया, तो मैं मास ऑफ x लिख लेता हूँ इस तरह से, डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना सैंपल था, इनिशियली एम एक्स भी था और एम वाई भी था, जितना भी टोटल है वो है उसमें, इनिशियल इतना था, क्योंकि टोटल मास तो सेम ही रहेगा ना, जो इनिशियल था बाद में भी वही रहेगा टोटल मास तो ना, बस आपस में उनका कन्वर्जन हो रहा है लेकिन टोटल मास सेम रहेगा। समझ आया ये बात है ना, कि अगर इनिशियली 10 था, बाद में 2 और 8 हो गया, लेकिन टोटल तो सेम ही रहा ना, जो 10 था इनिशियली वही तो बाद में भी रहा ना, ठीक है। तो इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, अब एम एक्स का रेशो कितना है, 1 है ना, ये लिखूँगा ना, मास ऑफ इस तरह से 1:7, तो इसका रेशो है 1, ये हो गया 1/7 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n, so it comes out to be 1/8 equals to 1/2 power n, so it comes out to be 1/2 power cube equals to 1/2 n। so यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब n होता क्या है ना, n होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ टाइम, सो 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ टाइम इक्वल्स टू टोटल टाइम। हाफ टाइम आपको हाफ लाइफ ले रखा है 1.4 इंटू 10⁻⁹, सो 3 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम देखो पूछा गया, जिस बच्चे ने 2013 का नीट का क्वेश्चन ये सॉल्व किया होगा वो 14 में वो उसने तो पक्का ही किया होगा। सेम पैटर्न पे पूछा गया, बस फ़र्क क्या है, हाफ लाइफ का, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं सेम पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियो एक्टिव मटीरियल A1 एंड A2 विद हाफ लाइफ्स। तो एक है हमारे पास A1, एक है मेरे पास A2 है ना। A1 का हाफ लाइफ है 20 सेकेंड्स और A2 का हाफ लाइफ है 10 सेकेंड्स। इनिशियली द मिक्सचर हैज़ 40 ग्राम ऑफ, कितना है ये 40 ग्राम, और ये कितना है 160 ग्राम। द अमाउंट ऑफ द टू इन द मिक्सचर विल बिकम इक्वल। हाँ, ये इक्वल कब बनेगी, अब देखो इसका हाफ लाइफ कितना है, ये हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 20 ग्राम, एक और हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 10 ग्राम, ऐसा चलेगा है ना। और हाफ लाइफ है कितनी A1 की, ये हो गया 20 सेकेंड्स और ये भी हो गया 20 सेकेंड्स। और A2 की अगर मैं बात करता हूँ तो A2 की बात करूँ, ये हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 80 ग्राम, एक और हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 40 ग्राम, एक और हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 20 ग्राम, और नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 10 ग्राम। देखो मैच कर गया, 10 ग्राम 10 ग्राम इक्वल हो गए। कितने टाइम के बाद हो गए उसको चेक करते हैं। अब देखो ये है 10 सेकेंड, ये भी है 10 सेकेंड, ये भी है 10 सेकेंड, ये भी है 10 सेकेंड, ओके। सो 40 सेकेंड के बाद, 40 सेकेंड्स के बाद क्या हो रहा है, इनका मिक्सचर का क्वांटिटी इक्वल हो रहा है। द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m एमिट ए फोटोन, ठीक है, एक उसने फोटोन एमिट किया। अब फोटोन एमिट किया फ्रीक्वेंसी न्यू से, एंड द न्यूक्लियस रिकॉइल, इसके इधर जाने से ये इधर आ गया। अब हमें पता है कि जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा इस सिचुएशन में, कि फोटोन का जो मोमेंटम होगा वही मोमेंटम से न्यूक्लियस रिकॉइल करेगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से। तो फोटोन का मोमेंटम कितना रहा होगा ये देखना पड़ेगा हमें, है ना। एनर्जी इज इक्वल टू PC होता है फोटोन के लिए, एनर्जी हो गया h न्यू डिवाइडेड बाय c करेंगे तो ये मोमेंटम हो गया फोटोन का,
फोटोन का मोमेंटम हो गया। इसका मतलब न्यूक्लियस का भी सेम मोमेंटम होगा, है ना, न्यूक्लियस का भी सेम मोमेंटम होगा विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, अब न्यूक्लियस का भी सेम ही मोमेंटम है तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m न्यूक्लियस के लिए। पी की जगह क्या पुट करेंगे, एच न्यू अपॉन सी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, सो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर 2m, ये ऑप्शन होना चाहिए, 2m सी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ए ऑप्शन आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप X is 50 years. It decay to another element Y which is stable. The two element X and Y were found in the ratio of 1:15 in the sample of the given rock. The age of the rock was estimated to be. ये सेम क्वेश्चन नीट 2013 है ना 2014 में जो पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है कि इसका भी क्या बैठेगा, 1:1+15 इक्वल्स टू 1/2 पावर n, ये आ गया 1/16 इक्वल्स टू 1/2 पावर n। 1/16 को कितना लिखा जाएगा, 1/2 की पावर 4, 2 टू जा 4 टू जा 2 16, तो 1/2 की पावर n। सो n का वैल्यू कितना आ गया 4। n होता क्या है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ इक्वल्स टू 4। सो टोटल टाइम कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई टी हाफ कितना है 50 ईयर्स। सो टी कितना आ गया, ये आ गया 200 या 200 ईयर्स ऐसे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये है न्यूक्लियस m और n, एमिट अल्फ़ा पार्टिकल, जब अल्फ़ा निकलेगा तो क्या होगा, लेट से y बनेगा तो m-4 होगा और n-2 होगा, और उसके बाद 2 बीटा निकलेंगे, जब 2 बीटा निकलेंगे तो ये तो m-4 ही रहेगा लेकिन इसमें +2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-2 +2, तो ये कितना बन गया n बन गया। तो हमारे पास क्या रह जाएगा लास्ट पे, एक्स वाई m-4, दिस इज m-4 और n, बी ऑप्शन, या ये बचेगा। ओके उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है द एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल इज मेजर्ड इज n0 काउंट per minute at t equals to 0 and n0 by e count per minute at t equals to 5 minute. The time in minute at which the activity reduces to half its value. तो पहले तो हमें इतना पता है कि n0 by e कब हुई है, t equals to 5 पे होती है, तो यहाँ इसकी हेल्प से हम कुछ सीखते हैं। तो हमने पहले लिख लिया कि n अपॉन n0 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n, ठीक, और ये कितना लिखा जाएगा, ये हो गया है ना, t की वैल्यू कितनी है 5 मिनट है, और डिवाइडेड बाय t हाफ, है ना, t हाफ लिखो या सिंपल t लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल T, हाफ लाइफ को। अब वो क्या कहता है n की वैल्यू कितनी है, आपको n की वैल्यू दे देगी n0 बाई ई, इस तरह से 1/2 5/t पे, n0 से n0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास ना, ये तो आ गया सिंपल सा 1/e इक्वल्स टू 1/2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई t, ऐसा आ गया। अब लॉग लेंगे बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, जैसे हम लॉग लेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log e इक्वल्स टू 5/t हाफ log ऑफ 1/2, ऐसा। log 1 0 हो गया, log e 1 हो गया, 5/t, और ये हो जाएगा log ऑफ -2, ऐसा। ये माइनस और माइनस टर्म्स कैंसिल होगी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस टर्म कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ गया t इक्वल्स टू 5 log 2, ये हाफ लाइफ आ गई मेरे पास, ठीक है, हाफ लाइफ हमें पता लग गई है।
द टाइम एट विच द एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ इज इक्वल्स टू, तो ये देखो कितने किसके बराबर आ गया, 5 लॉग। तो इतने हाफ लाइफ में तो एक्टिविटी हाफ होती है ना, हाफ लाइफ में ही एक्टिविटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। चलिए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, डी ऑप्शन 5 लॉग E2। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास इसमें, वो है न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूज़न और बाइंडिंग एनर्जी का। इस पे सवाल देखते हैं कि कुछ पास्ट ईयर्स में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ मास 120। तो 2 फ्रैगमेंट्स बने, दोनों का मास सेम था। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियाई इज 7.6 mega electron volt, while that of the fragmented is 8.5 mega electron volt. The total gain in the binding energy in the process is, ठीक है। तो हुआ क्या है, अनफ्रैगमेंटेड से 2 फ्रैगमेंटेड इस तरह से बने, तो इसका मास नंबर था 240 और ये हो गया 120, ये भी कितना हो गया 120। आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है और टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस आपसे पूछा गया है कि कितना गेन हुआ है। ठीक, तो देखो इसको हम क्या कैसे करेंगे फिर, गेन कितना हुआ, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, जो प्रोडक्ट का होगा माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। सो हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह से। तो गेन कितना आ गया फिर, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो 2 है ना, सिमिलर है, 1 और 2 प्रोडक्ट हैं, तो इसलिए हम इधर लिख देंगे 2 टाइम्स। ठीक, और पर न्यूक्लियन था, कितने न्यूक्लियन है 120 और कितनी वैल्यू है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी वैल्यू है, माइनस इनिशियली रिएक्टेंट जो था वो 1 ही है और उसकी वैल्यू है 240 और वैल्यू है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब आपका काम बचा है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो एक ही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, ये वाला गेन इन बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज, कि इतने ग्राम सब्सटेंस है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी। तो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू mc²। m की वैल्यू आपको पता है 0.5 ग्राम है, तो ग्राम को kg में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। c की वैल्यू है 3 × 10⁸, राइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 4.5 × 10⁻13 जूल। तो इतनी एनर्जी आपके पास 4.5 × 10⁻, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप दिस इज बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन इट जनरेट क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन एंड, 4 ऑप्शंस हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा वाला सही होगा। तो देखो क्या क्या डाटा कहता है, डाटा आपको कह रहा है कि एक यूरेनियम है और उसके साथ है 235 और 92, इसको एडिशन मिला है न्यूट्रॉन का, तो क्या बना, क्रिप्टॉन बना, कितना है 89 36 प्लस एक AZ लिख लेते हैं, एक अनदर एलिमेंट बना और 3 हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बने। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मास की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कितना है 92, तो इधर भी कितना होना चाहिए 92, तो 36 प्लस Z, तो 92 माइनस 36 करेंगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो Z का वैल्यू आएगा 56, इस तरह से। चलिए, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो आता है, दूसरा ऑप्शन बचा मास नंबर का, ये कितना है 235, ये किसके बराबर होना चाहिए, अच्छा प्लस न्यूट्रॉन भी है इक्वल्स टू
89 प्लस ए प्लस 3 ऐसे, तो ये हो जाएगा 236 माइनस 92 इक्वल्स टू ए, ऐसा आएगा। ठीक, तो ए का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 144। तो फाइनली हमारे पास जो एक्स आया है वो क्या आया है 144.56। तो डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिके एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम देन। अब देखो जो यूरेनियम था वो डिके हुआ, उसमें क्या बना, हीलियम बना, और क्या बना, थोरियम बना, है ना। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इनका मोमेंटम सेम रहेगा, है ना। मोमेंटम जो होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हेल्प से इनका मोमेंटम सेम रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी पे बात पूछी जा रही है। अगर मैं देखूँ मोमेंटम तो दोनों का सेम है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है p²/2m, कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास की। और हमें पता है हीलियम का मास जो होता है वो कम होगा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हीलियम की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। सो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर दिस एंड दिस इन द न्यूक्लियस रिएक्शन दिस फाइंड द एनर्जी क्यू रिलीज्ड। अब देखो एनर्जी जो क्यू रिलीज्ड होती है वो कितनी होगी, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगेन आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा। तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, प्रोडक्ट कितने हैं, हीलियम 2 हैं तो 2 लिख दिया, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस कितने हैं 4 हैं 4 लिख दिया, और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी है। तो सबसे पहले तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस, उसके बाद लिथियम के नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस कितने हैं 7 हैं, और एनर्जी कितनी है वो है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे। तो इसका जब हम सॉल्व करते हैं, है ना, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 56.48 माइनस 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो क्यू कम्स आउट टू बी 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके अप्रॉक्सीमेट आप वैल्यूज अब देख सकते हैं, तो 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2013 में पूछा गया है, कहता है सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज्ड टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, द मास डिफेक्ट इन फ्यूजन रिएक्शन इज दिस, द एनर्जी लिबरेटेड पर यूनिट इज। आपको 1 मास यूनिट का वैल्यू दे रखा है। तो इसको देखो, अब हमें मास डिफेक्ट तो पता लग गया है, मास डिफेक्ट कितना है, डेल्टा एम कितना है 0.02866 यू इतना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी पर यूनिट, है ना, यू की टर्म में। और हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी लिबरेटेड इन 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। सो एनर्जी कितनी, डेल्टा एम के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी रिलीज होगी 0.02866, और 1 यू था, 1 यू के 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे हो गया। लेकिन पूछा गया पर यू, है ना, तो एनर्जी लिबरेटेड तो कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन हीलियम में बन गया है, तो हीलियम में कितने हमारे पास न्यूक्लियंस होंगे 4 होंगे ना। तो एनर्जी लिबरेटेड को क्या लिखेंगे, E/A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी, ठीक। तो E/A ये कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इट्स कम्स आउट टू बी 6.675 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज। अब फ्यूजन में क्या होता है कि छोटे जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होके बड़ा एलिमेंट बना रहे होते हैं, है ना। अगर ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये बड़ा एलिमेंट बनाएंगे, हीलियम बना रहे होंगे फॉर एग्जांपल।
तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, बट न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, उसके बावजूद भी कंबाइन हो रहा है। इसका मतलब उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है हाइड्रोजन का, वो ओवरकम हो रहा है ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, है ना। हाई टेम्परेचर पे हाई काइनेटिक एनर्जी होने के कारण इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो कूलम रिपल्शन को ओवरकम कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन बैठता है बी, काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में देखो पूछा गया, द मास ऑफ ए लिथियम न्यूक्लियस इज दिस लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ लिथियम पर न्यूक्लियॉन हमें पूछा गया है, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। तो देखो उसको हमें मास यहाँ पर आपको डिफरेंस दे रखा है ना, मास डिफेक्ट आपको दे रखा है, और इतना पता है हमें कि 1U के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी इस ये जो हमें मास डिफेक्ट दे रखा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी होगी, है ना, ये होगी 0.042 और U की जगह लिखेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा 39.10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। बट आपसे पूछा गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी होगी। कितने न्यूक्लियॉन हैं, 7 न्यूक्लियॉन है। सो E अपॉन A करेंगे तो इट्स कम्स आउट टू बी 39.10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 7 इतना होगा। सो 5.58, सो इट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन आ गया। सो इस तरह से मैंने कुछ पास्ट ईयर के पिछले 12-13 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूक्लियस चैप्टर के वो आपके सामने रखे हैं। 2 ही मेन टॉपिक बनते थे, दोनों के आपको मैंने बता दिया, रेडियो एक्टिविटी वाला और यहाँ पर हाफ लाइफ से रिलेटेड फॉर्मूले बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल होते हैं। हालांकि इस चैप्टर के पूछे तो सवाल बहुत सारे गए हैं लेकिन वो रिपीटिटिव हैं या फिर सेम फॉर्मूले पे हैं, सेम पैटर्न पे हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको पिछले कुछ सालों के ही क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। आई होप कि आपको ये फ़ायदा देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।